के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो फंक्शंस जो होते हैं फंक्शंस ऑफ पावर जो है गवर्नर के, वो बेसिकली 4 टाइप के फॉलोइंग में देखेंगे हम लोग। पहला है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड है फाइनेंशियल पावर और चौथा है जुडिशियल पावर। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर। The executive power and functions of governor are, तो सबसे पहला वाला है all executive actions of the government of a state are formally taken in his name। जो भी काम जो होगा गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट सीधा सीधा गवर्नर के नाम पे करती है। जैसा कि सेंटर पे सारे काम जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सेकेंड है he can make rules specifying the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ भी गैर कानूनी काम करेगा गवर्नमेंट, जो भी होगा वो ऑथेंटिकेटेड होगा, विद इन द लॉ के अंदर ही बनेगा। He can make rules for more convenient transactions of business of a state government and for allocation among the minister of the said business। सारे पैसे जो होंगे उनके लिए, ट्रांजेक्शन के, बिजनेस के जो भी हैं, ये सारे के सारे के लिए वो क्या बनाएगा, रूल्स बनाएगा। गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद में उसके हिसाब से फिर अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। दे ऑल्सो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके ऑफिस को होल्ड करते हैं। There should be a tribal welfare minister in the state of छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा अपॉइंटेड बाय हिम। छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है, वैसे ही झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में है। The state of Bihar was excluded from provision by the 94th Amendment Act 2006। तो ये याद रखिएगा, बिहार इस ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को इंक्लूड नहीं करता है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। 94th अमेंडमेंट आया था 2006 में। फिफ्थ है he appoint the advocate general of a state and determine his remuneration। remuneration मतलब सैलरी पेमेंट है। The Advocate General holds office during the pleasure of the governor। याद रखना कि गवर्नर अपॉइंट करता है किसको, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। ये बोलने के लिए रहता है कि एडवोकेट जो है गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन एक्चुअल में जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो हेडेड होते हैं सीएम से, उन लोग डिसाइड करते हैं, फिर उनके बोलने पे ये अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। और ये जो है एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, वो गवर्नर के प्लेजर तक में रहता है, गवर्नर जब चाहे हटा सकता है। ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइन हिज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर से, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो म्युनिसिपालिटी और पंचायत के इलेक्शंस करवाते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशंस होते हैं, वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के इलेक्शंस करवाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस करवाते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंटेड होगा किससे, गवर्नर से, एंड डिटरमाइन हिज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। However, the state election commissioner can be removed only in a manner like the grounds of, जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उसी तरीके से ये रिमूव होते हैं। ये प्लेजर नहीं होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है एक तरीके से फिक्स्ड होता है और इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। जैसे हाई कोर्ट को जज करने के लिए इम्पीचमेंट का वो प्रोसीजर होता है, उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना पड़ता है। सेवेंथ है द गवर्नर अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कौन अपॉइंट करता है इसके चेयरमैन को और मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन को,
गवर्नर, ये रिमूव होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से। गवर्नर इनको अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूवर का होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, ना कि गवर्नर का होता है। He can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for the legislation from the chief minister। मतलब अब चीफ मिनिस्टर से ये इंफॉर्मेशन मांगेगा कि स्टेट में कैसे सब एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, और जो भी लेजिस्लेशन के जो भी प्रपोजल्स हैं वो सब। एक तरीके से ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी भी होती है कि जाके रिपोर्ट करे गवर्नर को। आगे बढ़ते हैं। He can require the Chief Minister to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which decision has been taken by the Minister but which has not been considered by the Council। यहाँ पास ये बोल रहा है कि गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर को सबमिट करने बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी कंसिडरेशंस हैं उसको, जो भी होगा डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बी कंसिडर्ड बाय काउंसिल। काउंसिल ने ऐसा कुछ लिया नहीं होगा, लेकिन मिनिस्टर्स ने ऐसा कोई मैटर या डिसीजन लिया होगा, उसके लिए कंसिडरेशन करने के लिए चीफ मिनिस्टर से पूछ सकता है। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तभी लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाता है, और सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है, और फिर प्रेसिडेंट्स रूल गवर्नर ही बताता है कि यहाँ लगेगा करके। इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को बोलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल लग गया। इन अ स्टेट द गवर्नर एंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज अ एजेंट टू द प्रेसिडेंट। ये बोल रहा है जब प्रेसिडेंट रूल पर लगता है तब ये सीधा सीधा एजेंट हो जाता है किसका, प्रेसिडेंट का। ही एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये याद रखिएगा जो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नर बन जाता है इन द स्टेट, एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, और जितने भी वाइस चांसलर्स होते हैं उनको ये अपॉइंट करता है। ये हो गया उसके एग्जीक्यूटिव पावर। अब आगे बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर पे। A governor is the integral part of the state legislature. In that capacity, he has the following legislative powers and function। जब भी लेजिस्लेचर की बात करते हैं, मतलब विधानसभा के बारे में बात करेंगे, तो विधानसभा में हमारे यहाँ तो दो ही है, एक में गवर्नर होता है, एक गवर्नर हो गया, और एक हमारे पास क्या है, विधानसभा, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर कैन समन मतलब बुला सकता है, या प्रोवोक या एंड कर सकता है जस्ट स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको चाहे तो वो डिसॉल्व भी कर सकता है। ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जैसा नया एक इलेक्शन हुआ, जैसे अभी नया इलेक्शन हुआ था, तो फिर तुरंत उसकी जब फर्स्ट मीटिंग होगी, तो फर्स्ट मीटिंग में क्या गवर्नर जो है वो फर्स्ट मीटिंग अटेंड करता है, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर मतलब हर एक साल के फर्स्ट सेशन पे कमेंसमेंट करेगा, वो बुलाएगा, वो एड्रेस करता है। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विथ रेस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज। ये मैसेज भेज सकता है किसको, हाउस को। हाउस इसलिए यहाँ पास एक ही बोल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। या हाउसेस ऑफ द स्टेट मतलब दोनों आ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। विद रेस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर मतलब अगर कोई बिल पेंडिंग है लेजिस्लेचर पे तो उसको बुला मैसेज भेजेगा। He can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceeding when the offices of both the speaker and deputy speaker fall vacant। मतलब अगर हमारे यहाँ के जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो नहीं आते हैं, या हमारे यहाँ के जो वाइस या डिप्टी स्पीकर हैं वो नहीं आते हैं, अगर इन दोनों नहीं है तो उस केस में गवर्नर है क्या, वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ये याद रखिएगा, नॉमिनेट और अपॉइंट में ऐसे ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो नॉमिनेशन वाली चीज़ें अभी नहीं आती हैं,
ये अपॉइंट वाली चीजें आती है। अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर जो होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टू प्रोसीड ओवर इस प्रोसीडिंग में। Similarly, he can appoint any member of the state legislature council, याद रखेगा सीजी में council नहीं है, to preside over its proceeding when the offices of the both chairman and deputy chairman fall vacant। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही नॉमिनेट्स, अब ये याद रखिएगा वर्ड अपॉइंट और नॉमिनेट में हमेशा अलर्ट होके ना देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। नॉमिनेट है 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव council from amongst the person having special knowledge or practical experience in science, literature, art, cooperative movement and social service। मतलब 5 चीज़ों के लिए स्पेशल जिनका नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उनको ये नॉमिनेट करता है किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। ठीक है, ये याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है ये। तो क्या क्या है, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया और सोशल सर्विस हो गया। ये ऐसे याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते, ही कैन नॉमिनेट एक मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, उससे एक मेंबर को वो नॉमिनेट करता है। ये आर्टिकल 333 में दिया हुआ है। He decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the इलेक्शन कमीशन। तो याद रखना डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है मेंबर्स का, उसके डिसाइड करने की क्वेश्चन जो मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो कंसल्ट करते हैं किसके साथ में, इलेक्शन कमीशन के साथ में। कौन करता है और ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। When a bill is sent to the governor after it has passed by the state legislature, तो उसके पास में ऑप्शंस होते हैं, या बिल पे वो साइन कर दे, या बिल को वो रोक दे, या बिल को वो रिटर्न कर दे। और वो रिटर्न तभी करेगा जब वो मनी बिल नहीं होगा। अगर मनी बिल होता है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, बाकी दूसरे बिल को वो रिटर्न कर सकता है। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब फिर से वो दोबारा सोचे। हाउ एवर इफ अगर जो बिल है वो फिर से पास हो जाता है फिर से पास हो जाएगा विधानसभा से विद और विदाउट, मतलब उसमें कोई भी अमेंडमेंट या सुधार नहीं हुए हैं तो भी, तो गवर्नर को क्या करना पड़ता है, उसमें असेंट मतलब अपना साइन करना ही पड़ेगा। चौथा, उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वो बिल को रिजर्व करके रख सकता है, किसके लिए, ताकि प्रेसिडेंट जो है उस पर अपना विचार रख सके, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब ऐसा है कि उसका वो ड्यूटी टाइप का है। वे ऐसा क्यों होगा, वेयर द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स, मतलब खतरा पड़ जाएगा किसका, जो पोजीशन दे स्टेट हाई कोर्ट का, तब वो क्या कर सकता है, गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के विचार के लिए। और इन एडिशन मतलब और साथ साथ में, द गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज ऑफ नेचुरल फॉलोइंग नेचर में। सबसे पहले अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स मतलब ये बोला है कि अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वैसी चीजें दी नहीं हुई और आपके बिल पे आ जाती हैं तो वो बिल को रिजर्व कर सकता है। दूसरा, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से उसमें आता है, पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल, ये पार्ट 4 पे आता है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक में। तो इसमें 3 टाइप के डीपीएसपी के वो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा होता है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इसमें ये बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये रहता है कि सीधा सीधा स्टेट को बोलता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए।
तो इनडायरेक्ट वर्ड्स में ये बोल सकती हूँ, अगर जब वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए अगर ये अगेंस्ट में जाता है तब ये गवर्नर क्या कर सकता है, बिल को रिजर्व करके रख सकता है। फिर थर्ड नंबर का, अगर अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर कंट्री के हितकारी चीजों के लिए नहीं है तब वो अगेंस्ट में, तब वो गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है। और ऑफ ग्रेज नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के भी एकदम विपरीत है, अगेंस्ट में है, तो भी वो रिजर्व कर सकता है। पांचवा है डीलिंग विद द कंपलसरी एक्वेशन, एक्वेशन मतलब कब्जा टाइप का है, कब्जा एक्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, ही कैन प्रोमोगुलेट, प्रोमोगुलेट मतलब ऐलान कर सकता ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस ये लेके आता है आर्टिकल 213 में। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, जब भी हमारे यहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जब सेशन पे नहीं होती और कोई ऐसा उस समय में लॉ बनाना एकदम बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हमारी विधानसभा हमारे मेंबर्स जो है वो उस समय विधानसभा में बैठ नहीं रहे, वो सेशन चल नहीं रही है, तो उस समय क्या करेगा गवर्नर, एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा। एक ऑर्डिनेंस जो लेके आएगा वो टेम्पररी रहता है। ही मस्ट, तो क्या क्या, दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द 6 वीक, 6 हफ्तों के अंदर में, जब वो रिसेंबल होगा तब इसको अप्रूव करवाना जरूरी होता है। और ऑर्डिनेंस से एक बात यह है कि इसको कभी भी ये विड्रॉ कर सकता है गवर्नर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। He lays the reports of the State Finance Commission, the State Public Service Commission, and the Comptroller and Auditor General relating to the accounts of the state before the state legislature। मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो अकाउंट से रिलेटेड है जो स्टेट की, उसको वो खुद पहले वो उसके पास जाती हैं चीज़ें, उसके बाद वो स्टेट लेजिस्लेचर को देता है। आगे बढ़ते फिनेंशियल पावर में, तो फिनेंशियल पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर, ही सीक्स द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेट बजट, इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ये बोल रहा है कि पहले ये बजट को देखता है स्टेट लेजिस्लेचर जाने से पहले में। दूसरा, मनी बिल जो होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब अगर गवर्नर हाँ बोल दे तभी मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है, वरना नहीं किया जाएगा। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, ग्रांट का मतलब ये है कि आपने एक बार पैसे दे दिए फिर वो आपको मिलते नहीं है, वो है ग्रांट। ये क्या होते हैं, सिर्फ उनके रिकमेंडेशन से ही होते हैं। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड, जो भी कंटेंजेंसी फंड है मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो भी फंड होते हैं उसके लिए स्टेट का, उसके लिए एडवांसेस दे सकता है। ही कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years, फिनांस स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे सेंटर का होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, वैसे स्टेट का होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसपालिटी। तो ये याद रखिएगा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो आर्टिकल 2433 के में अंदर आता है। तो ये सिर्फ जो फिनेंशियल पोजीशंस होती हैं सिर्फ पंचायत की और म्यूनिसपालिटीज़ की, उन्हीं को ये रिव्यू करता है। आगे बढ़ते हैं जुडिशियल पावर्स में, द जुडिशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, ही कैन ग्रांट पार्डन मतलब क्षमा कर सकता है, रिप्राइव, रिप्राइव होता है या तो इसको ये वापस ले सकता है, टेक अवे और टेक बैक। रिस्पाइट का मतलब ये है कि स्पेशल केसेस में जैसे प्रेगनेंसी जैसे केसेस में वो उस टाइम के लिए वो डिले कर सकता है पनिशमेंट या रिमिशन। अगर जैसे लंबे समय के लिए जैसे दिया हुआ 10 years का इम्प्रिजमेंट है तो उसको वो कम कर सकता है 2 years पे ऑफ पनिशमेंट, या सस्पेंड कर सकता है या रेमिट कर सकता है। रेमिट का मतलब है उसको उससे माफ़ी दिला सकता है।
या फिर कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट मतलब ये होता है कि ज़्यादा सीवियर जब पनिशमेंट रहता है तो सीवियर पनिशमेंट से कम उसको लेस पनिशमेंट दिया जाता है, लेस सीवियर में पनिशमेंट दिए जाते हैं तो उसको कम्यूट बोलते हैं। सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। He is consulted by the President while appointing the judges of the concerned state high court। अगर जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, कंसल्ट करता है किसके साथ में, गवर्नर के साथ में। अपॉइंटमेंट जो होता है वो अपॉइंटमेंट जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन कंसल्ट किसका करता है, गवर्नर के जजेस के अपॉइंटमेंट में। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, postings and promotion of the district judges in consultation with the state high courts। डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा, पोस्टिंग हो कहाँ कहाँ करना है, उनके प्रमोशन से, ये सारी चीज़ें जो क्या करता है, कंसल्ट करता है किसके साथ में, स्टेट हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके करता है। ही ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जितने भी जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं उसके पर्सन को अपॉइंट करता है, किसके साथ में कंसर्न करेगा, स्टेट हाई कोर्ट के साथ में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में। तो यहीं पास खत्म हो गया पावर फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। ठीक, आगे लेक्चर्स पे और भी देखेंगे। थैंक यू।